सास बहू का ट्रेन ढाबा। अरे बहू, चल पूजा की थाली तैयार करके ले आओ, हमें मंदिर जाना है। माँ, जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। गुंजन पूजा की थाली तैयार करके लेकर आती है, जिसके बाद वह अपनी सास सावित्री से कहती है, आज मंदिर में हमें तुषार जी की तरक्की के लिए हवन करवाना है। हाँ बहू, चल, वैसे ही हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए, अब और देरी ना कर। सावित्री और गुंजन दोनों सास बहू जैसे ही दरवाजा खोलते हैं मंदिर जाने के लिए, वैसे ही दरवाजे के सामने तुषार एक मॉडर्न लड़की के साथ खड़ा होता है। अरे तुषार बेटा, ये लड़की कौन है? ये लड़की आपकी बहू है। तुषार के मुंह से ये सब सुनते ही गुंजन के हाथों से पूजा की थाली गिर जाती है, जिसके बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपको प्यार देने में ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी जो आप मेरी सौतन ले आए? क्या कहा? प्यार? अरे मैं तो तुमसे प्यार करता ही नहीं था। वो तो मेरी माँ के चलते मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तनीषा से प्यार करता हूँ, अब मैं उसी के साथ रहूंगा। तुषार तनीषा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है, जिसके बाद बेचारी गुंजन बहुत बुरी तरह रोने लगती है। अरे बहू, तू रोना बंद कर, तेरे रोने से कुछ नहीं होगा। अरे डार्लिंग, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? इससे अच्छा तो हनीमून के लिए गोवा चलते, कम से कम हमें ये सास बहू वाले ड्रामे तो नहीं देखने पड़ते। तुम परेशान क्यों होती हो? जाओ मेरे कमरे में जाकर आराम करो, मैं इनसे बात करके आता हूँ। तनीषा तुषार के कहने पर उसके कमरे में चली जाती है, जिसके बाद तुषार अपनी माँ और पत्नी से कहता है, देखो माँ, मेरे लिए मेरा सब कुछ तनीषा ही है। अगर आप दोनों को इस घर में रहना है तो रहिए, लेकिन तनीषा इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अब वो मेरी पत्नी है। देखिए, जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ही एक घर में एक पति की दो पत्नियां कभी नहीं रह सकती। मैं अपने सामने अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और मैं भी एक ऐसे बेटे के साथ नहीं रह सकती जो अपनी पत्नी को और अपनी माँ को धोखा देकर एक औरत से शादी करके उसे घर ले आए। चल बहू, अब इस घर में हम दोनों की कोई जगह नहीं। दोनों सास बहू घर छोड़कर चली जाती हैं, जिसके बाद तुषार अपनी पत्नी तनीषा के साथ घर में खुशी खुशी से रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी सावित्री और गुंजन घर छोड़ तो देती हैं, लेकिन उनके पास अपने रहने का कोई ठिकाना नहीं होता और वह चलती रहती हैं। ऐसे हम लोग कब तक चलते रहेंगे? हमारे पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। देखिए माँ जी, जब ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है, इसलिए हमारे लिए भी कोई ना कोई रास्ता तो भगवान ने खोला ही होगा। तभी गुंजन को एक ट्रेन का डिब्बा दिखाई देता है। चलिए माँ जी, लगता है भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया है। गुंजन ट्रेन के डब्बे में जाती है और अपनी सास से कहती है, जब तक हमें कोई घर नहीं मिल जाता तब तक हम इस ट्रेन के डिब्बे में ही रह लेंगे। सावित्री गुंजन की बात मान लेती है, जिसके बाद वह दोनों सास बहू ट्रेन के डब्बे में ही रहना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। हमने तो घर छोड़ दिया, लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम क्या करें? माँ जी, कुछ पाने के लिए कमाना तो पड़ता ही है। जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे तब तक हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। और मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम इस ट्रेन के डिब्बे में खाने पीने की दुकान खोलें। लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? गुंजन अपनी सोने की ज्वेलरी उतारती है। पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा माँ जी। गुंजन अकेले सोने की ज्वेलरी बेच देती है, जिसके बाद उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वह ट्रेन के डिब्बे को अच्छे से सजाती हैं और उसमें फास्ट फूड का काम शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते गांव के सभी लोग उनकी दुकान पर आकर फास्ट फूड खाने लगते हैं। मुझे एक प्लेट चाउमीन चाहिए। मुझे एक प्लेट मोमोज कर दो। मुझे फुल प्लेट चिल्ली पोटैटो कर दो। अरे माँ जी, कस्टमर की तो लाइन लग गई। एक काम कीजिए, आप सबसे ऑर्डर लीजिए, मैं सबका ऑर्डर 1 बाय 1 तैयार करती हूँ। गुंजन एक एक करके सबका ऑर्डर तैयार करती है, जिसके बाद गुंजन के हाथों का बना हुआ फास्ट फूड गांव के सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है और अब दोनों सास बहू मिलकर उस ट्रेन के डब्बे को एक नाम देती हैं। आज से ये ट्रेन का डब्बा हमारे ट्रेन का डब्बा है। चल बहू, काम पर लग जा, कस्टमर आते ही होंगे हमारे इस ट्रेन के ढाबे पर। दोनों सास बहू धीरे धीरे अपने काम को और बढ़ाना शुरू करती हैं। अब वह फास्ट फूड के साथ साथ खाने की प्लेट भी लोगों को बेचने लगती हैं। कुछ समय में उनके ट्रेन का डिब्बा पूरे गांव में बहुत मशहूर हो जाता है। देखते ही देखते उनकी जिंदगी की सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और वह दोनों अपने लिए एक घर भी खरीद लेती हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। आज हमारी मेहनत सफल हो गई है। हाँ माँ जी, अगर आज आप मेरे साथ ना देती तो मैं ये ट्रेन का ढाबा कभी ना चला पाती।
गुंजन और सावित्री खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन तनीषा तुषार से कहती है, काफी समय हो गया है, तुम मुझे कहीं पर भी घुमाकर नहीं लेकर आए हो। आज मुझे डिनर घर पर नहीं करना है, आज मुझे बाहर घुमा कर लाओ। और हमारे गांव में एक ट्रेन ढाबा खुला है, सुना है वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, चलो वहीं चलते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा जहां तुम कहोगी। तुषार तनीषा को अपने साथ ट्रेन के ढाबे पर ले आता है, जहां वह ट्रेन के ढाबे की मालकिन अपनी पत्नी गुंजन और अपनी माँ सावित्री को देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, माँ और गुंजन इस ट्रेन के ढाबे को चला रही हैं? लेकिन इन्होंने ये ट्रेन का ढाबा कैसे चलाया? अरे माँ जी, जरा देखिए तो सही, आज हमारे ट्रेन के ढाबे पर कौन आया है। सावित्री जैसे ही अपने बेटे तुषार को देखती है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तू यहाँ क्या कर रहा है? जा, चला जा यहाँ से। इस ट्रेन के ढाबे में तेरी कोई जगह नहीं है और मैं तेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती। इस लड़की को ले और यहाँ से दफा हो जा। अपनी माँ का यह बर्ताव देखकर तुषार को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह अपनी माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगता है। माँ, मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैंने जो भी किया है उसकी भरपाई तो मैं अब नहीं कर सकता, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तुझ जैसे निकम्मे बेटे को मैं कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी। अब यहाँ से चला जा। तुषार को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वह तनीषा को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री अपनी बहू गुंजन के साथ खुशी खुशी प्रियंका ढाबा चलाने लगती है, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में तुषार की कोई जगह नहीं होती। गरीब का जादुई शौचालय। गिरधर अपनी पत्नी कंचन और बेटे युगल समेत एक शहर में रहते थे। हाल ही में युगल की शादी मेघना नाम की एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की से हुई थी। युगल के बापू, गांव गए कितना अरसा हो गया है। मैं क्या सोच रही थी कि इस बार सभी गांव चलते हैं। अरे मती मारी गई है क्या तुम्हारी? हमारी बहू शहर के तौर तरीकों में पली बड़ी है। तुम इस बात से भली तरह वाकिफ हो कि हमारे गांव में शौचालय का कोई प्रबंध नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू को खुले में शौच जाना पड़े। किसी की निगाह कैसी हो पता नहीं। बोलो भला, हम कौन सा सदा के लिए गांव बसने जा रहे हैं? अगर जब सभी ने वहां ना रहने का मन बना ही लिया है, तो सालों से बंद पड़ा अपना घर और जो जमीन खाली पड़ी है वो बेचकर शहर में ही खुद के मकान की नींव रख दे, तो इस किराए की कुटिया से छुटकारा मिलेगा। आज पहली दफा तुमने सटीक बात कही है। घर का मुखिया होने के नाते सभी गिरिधर की बात मानकर शाम को ट्रेन से करौंधा रवाना होते हैं। कुछ घंटों के पश्चात चारों जंक्शन उतरकर गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं। मेघना बहू जल्दी से घूंघट कर ले। नई नवेली बहू को सरेआम चेहरा दिखाकर चलना शोभा नहीं देता। जी सासू माँ। मेघना सर पर पल्लू धरकर चलने लगती है। तभी कंचन बिगड़ते हुए कहती है, अरे दादा, तुम आजकल के जमाने की लुगाइयों को रूप प्रदर्शन करने की बुरी लत पड़ गई है। हमारे जमाने में बीते भर के घुंघटा का प्रचलन हुआ करता था। उनको गांव में आता देख गांव वाले अपने घरों की चौखट पर निकलकर ताका झांकी करने लगते हैं। मुद्दत तो बाद अपने गांव की घर की दहलीज पर लात रखी है, कितना सुकून है यहाँ। दोनों मिलकर घर साफ सुथरा करते हैं और देर रात खा पीकर सो जाते हैं। तभी सवेरे के 4 बजते ही खटखट की आहट से मेघना की आंख खुल जाती है और वो बोल पड़ती है। कमाल है, इतनी तड़के सुबह किसने दस्तक दी? मेघना उठकर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि गांव की औरतें हाथों में लोटा लिए खड़ी होती हैं। अरे कंचनिया की पतो, ऐसा निहारत काहे है? हम सबन लोटा पार्टी की औरत हैं, बुला अपन सासू माई के। इससे पहले कि मेघना कुछ समझ पाती, पीछे से उसकी सास दोनों हाथों में लोटा लिए आकर बोलती है, अरे बहू, बुत बनकर क्यों खड़ी है? चल, सवेरा होने से पहले हम औरतों को हल्का होना होगा, वरना फिर खेतों में मर्दों का आना जाना लग जाएगा। मेघना चुप्पी साधकर लोटा उठाए औरतों के झुंड के साथ चल पड़ती है। सभी औरतें थोड़ी थोड़ी अंतराल की दूरी पर शौच करने बैठ जाती हैं, लेकिन मेघना को ये सब बहुत असहज जान पड़ता है। अरे बहुरिया, खाड़ काहे हो? कोनो खाली जगह टिका कर बैठ जा। मेघना खेत के चारों ओर मची हुई गंदगी देखकर नाक सिकोड़कर साफ जगह पर शौच के लिए बैठ जाती है। घर लौटकर वो अपनी सास से कहती है, सासू माँ, क्या गांव की सभी औरतें प्रतिदिन खुले में ही शौच करती हैं? हाँ बहू, सदियों से करौंधा गांव की औरतें खेत खलियानों में ही शौच करती आ रही हैं। माँ जी, खुले में शौच करने से सैकड़ों संक्रमण पैदा होता है। गांव में शौचालय का प्रबंध क्यों नहीं है? औरतों की सुरक्षा के खातिर शौचालय होना बेहद जरूरी है।
छोड़ना बहू, हमें कौन सा यहाँ रहना है, आज है कल शहर लौटना है, खामखा को चिंता क्यों मोलना। शौचालय के प्रति अपनी सास की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर मेघना मन में सोचती है, गांव में शौचालय का निर्माण तो मैं करा कर रहूंगी, चाहे इसके खातिर मुझे एड़ी चोटी का जोर ही क्यों ना लगाना पड़े। मेघना बेखौफ होकर गांव के सरपंच के सामने शौचालय की अर्जी रखते हुए कहती है, सरपंच जी, गांव में एक शौचालय का होना बेहद जरूरी है। क्या? शिव शिव शिव, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 2 कौड़ी की शहरी लुगाई, तेरी जुर्रत कैसे हुई गांव में शौचालय स्थापित, बल्कि ऐसी सोच भी मन में लाने की कैसे जुर्रत की तुमने? ये गांव मेरे इशारों पर चलता है। करौंधा गांव की जमीन पर कोई शौचालय नहीं बनेगा। अरे कैसी घिसी पिटी सोच है आपकी, एक शौचालय के निर्माण से क्या आफत आ जाएगी। वैसे तो आप सभी जन बहू की सूरत को गज भर के पर्दे में ढककर रखते हैं, लेकिन उसके गुप्त अंगों का खुलेआम प्रदर्शन शोभा देता है क्या? अगर ये कुरीतियों का प्रचलन यूं ही चलाना है तो उतार फेंकिए मैली कुचैली इज्जत का ये चोला। खुले में शौच करना औरतों की सेहत के साथ खिलवाड़ है, साथ ही इससे बहने वाली स्वच्छ हवा भी दूषित होती है। मेघना का करारा जवाब शौचालय के प्रति रूढ़िवादी गांव के निवासियों का भद्दा नजरिया बदल कर रख देती है, जिसके बाद सरपंच कहता है, शौचालय बनाने में काफी पैसा लगेगा। गांव के गरीब लोगों की दुर्दशा देखकर तुम्हें लगता है कि ये सभी अपने घरों में शौचालय बना सकते हैं? किसने कहा कि शौचालय प्रत्येक जन के घरों में होना चाहिए? सभी जन अपना थोड़ा बहुत योगदान दें, उसमें एक सक्रिय शौचालय आसानी से बन सकता है। लेकिन मेरी एक शर्त है, शौचालय की नींव गांव के बीचों बीच न होकर गांव की सीमा के द्वार के पास हो। सभी जन मिलकर एक शौचालय की नींव रखते हैं, जिसके बाद औरतें निश्चिंत होकर शौचालय में शौच करती हैं और खेत खलियान स्वच्छ रहने लगते हैं, जिसे देख एक रोज जंगल के बीचों बीच देवता प्रकट होते हैं। गांव के निवासी ये देखकर भौंचक के रह जाते हैं। तुम सभी ने बुद्धि से काम लेकर शौचालय का निर्माण किया है, जिससे पर्यावरण बरसों बाद पुनः स्वच्छ हुआ है। इसलिए मैं वन देवता बेहद प्रफुल्लित हूं। अतः मैं इस गांव को वरदान देता हूं कि तुम्हारे परिश्रम से बनाया शौचालय जादुई शौचालय में बदल जाएगा। ऐसा बोलकर वनदेव जंगल से ओझल हो जाते हैं। आखिर वन देवता कहना क्या चाह रहे थे? शौचालय में कौन सा जादू संभव है, जबकि शौचालय सबसे गंधनुमा स्थान है। उस रात सभी अपने घरों में गहरी नींद सोते हैं। तभी आधी रात युगल के पेट में गुड़गुड़ होती है। ये अचानक से मुझे हल्का होने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? युगल शौचालय में आकर शौच करते हुए शौचालय की दीवार को निहारते हुए कहता है, पता नहीं वन देवता क्या कहना चाह रहे थे। शौचालय सिर्फ हल्का होने के काम आता है, यहाँ जादू क्या होगा? मानव का गोबर सोना थोड़े ही बन जाएगा। अचानक एक तेज रोशनी शौचालय की सीट पर प्रकट होता देख युगल सहमकर झटके से उठ खड़ा होता है और कहता है, अरे गांव वालों, जल्दी से बाहर निकलो। सभी आंख मलते हुए अपने घरों से निकलकर जादुई शौचालय का करिश्मा देख स्तब्ध रह जाते हैं। अरे दादा, इत्तो शौचालय के भीतर खड़ा सोने का सिक्का है। अरे एक साथ इतना सोना तो मैंने पहली दफा देखा है। गरीबी से जूझकर आज तक आंचल में चिल्लड़ बांधकर घूमते थे। अब मेरे पल्ले पड़ा कि वन देव शौचालय के किस जादू की बात कर रहे थे। सभी करके शौच करने शौचालय जाते हैं। जादुई शौचालय उनके शौच को सोने में परिवर्तित कर देता है। ये देख सभी बेहद खुश होते हैं। ये गांव सदियों से गरीबी के दलदल में धंसा हुआ था, मगर जादुई शौचालय से आप सभी को ढेरों सोना मिला है। इससे आप सभी जन अपने घरों में शौचालय का निर्माण कराकर अब से वहीं शौच करेंगे, और जिस किसी को भी धन की आवश्यकता होगी वही जन सिर्फ इस जादुई शौचालय में शौच करेगा। बहुरिया, हम गरीबन की जिंदगी बदले का असली श्रेय तो के जात है। काहे कि तू अगर शौचालय के निर्माण ना ही करत तो ना वन देवता प्रसन्न होते, न गांव की ई जादुई शौचालय का वरदान प्राप्त होइत। युगल के बापू, अब तो शौचालय की समस्या भी टल गई है, तो क्यों ना हम इसी गांव में रहे। मगर हमारे गांव का ढांचा एकदम पुराना हो चुका है, क्या पता किसी रात हम पर गिर पड़े तो। बाबूजी, आप भूल गए कि अब हमारे गांव में जादुई शौचालय है। ये शौचालय हम जैसे गरीबों की आर्थिक जरूरत को पूरी करेगा।
ऐसा सुनकर कंचन शौचालय इस्तेमाल करती है, जिसके बाद शौचालय की सीट सोने में ढलकर उन्हें सोना देती है, जिससे वो नए घर की नींव रखकर अपने पुराने टूटे फूटे घर से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते हैं। इस तरह जादुई शौचालय से करोंधा के गरीब निवासियों की जीवन पूरी रीति से पटरी पर आ जाती है और सभी हंसी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। श्रवण अपनी पत्नी पायल और माँ कमला के साथ बिलासपुर में रहता था। वो ऑफिस से निकलकर कहता है, ओहो, आज तो ज्यादा ही लेट हो गया। ओ, बहुत भूख लग रही है। पता नहीं ये ऑफिस वाले इतना काम क्यों करवाते हैं। ये कहकर श्रवण चलता ही है कि उसकी नजर गजरे वाले पर पड़ती है और वो कहता है, अरे पायल के लिए गजरा लेकर चलता हूँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये कहकर श्रवण रोड क्रॉस कर ही रहा था कि एक तेज ट्रक श्रवण को टक्कर मार देता है और उसी एक्सीडेंट में श्रवण की मौत हो जाती है। आसपास के लोग जैसे ही उसे हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं तो पायल और कमला को भी उसकी खबर मिलती है। वो भागे भागे हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर कहता है, आपने आने में लेट कर दिया। हॉस्पिटल तक आते आते आपके बेटे ने दम तोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मेरे श्रवण को जिंदा कीजिए। अरे आपका तो धर्म है ना लोगों को बचाना। मेरे पति को बचाइए। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। माफ कीजिएगा, पर आपका बेटा इस दुनिया से जा चुका है। नहीं 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 श्रवण, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं कैसे रहूंगी माँ जी उनके बिना? सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी भी खत्म। नहीं बहू, ऐसे मत कह। मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरे साथ। अब से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है, पायल बहू। कुछ ही देर बाद श्रवण का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोनों बहू श्रवण के गम में रहती हैं। फिर एक दिन कमला कहती है, ऐसे कब तक गुमसुम रहेगी? अपनी माँ जी से बात कर। मुझे मेरी पहले जैसी पायल बहू चाहिए। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर उन्हें भुलाना मुमकिन नहीं है। पर बेटा, अपनी सेहत के साथ तू ऐसे कब तक रहेगी? मैं तुझसे कहना नहीं चाहती थी, पर कहना पड़ रहा है। तू घर की आर्थिक स्थिति को जानती ही है। हमें कुछ न कुछ कारोबार तो शुरू करना ही होगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। कमला और पायल अभी विकट स्थिति में थी। घर को कैसे चलाया जाए, आगे क्या किया जाए, दोनों की समझ से परे था। पर कारोबार तो शुरू करना ही था। आखिर सास बहू श्रवण के जाने के बाद खुद को संभाल पाएंगे? क्या वो एक नया कारोबार शुरू कर पाएंगे? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बोल बेटा, सोच क्या रही है? माँ जी, मैंने सोचा है जितने थोड़े बहुत हम पर पैसे हैं, उससे हम चाय और समोसे की टपरी लगा सकते हैं। से ये होगा माँ जी, पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, लोग चाय और समोसे को सुबह सुबह नाश्ते में बहुत खाते हैं, तो इससे हमारा मुनाफा हो जाएगा और बनाना भी मुश्किल नहीं है माँ जी। अरे हाँ बहू, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी हम दोनों खुद चाय समोसे बनाने तो आते ही हैं, बस ठेला तैयार करना है अब। हाँ माँ जी। कुछ देर बाद ही दोनों कुछ पैसों से ठेला और चाय समोसे का सामान ले आते हैं। सुबह उठकर दोनों चाय समोसे तैयार कर लेती हैं और कमला कहती है, बहू, सारा सामान तैयार हो गया ना? हाँ माँ जी, सब हो गया, बस ये चटनी और रख लो ठेले पर। ये कहते ही सास बहू अपना ठेला लेकर निकल जाती हैं और चलती फिरती जगह पर चाय समोसे बेचने लगती हैं। चाय समोसा लीजिए, चाय समोसा, बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म चाय समोसा लीजिए। आइए आइए, इस बरसात के मौसम में चाय समोसे का लुत्फ उठाइए। आहा, आपकी चाय समोसे की खुशबू तो दूर तक आ रही है। मुझे जरा एक प्लेट समोसा और चाय दे दीजिए। बहू, हमारा पहला ग्राहक आ गया, जल्दी से इन्हें चाय समोसा दो। ये लीजिए, आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। सुनिए, मुझे 2 समोसे और 2 कप चाय दीजिए। ये लीजिए। ग्राहक के आते ही सास बहू उन्हें चाय समोसा देने लगती हैं, जिन्हें खाकर वो कहते हैं, आहा, मजा ही आ गया। सुबह सुबह मानसून के मौसम में अगर ऐसे चाय समोसे मिल जाएं, तो मैं सुबह से शाम तक यही खाऊंगी। बहुत बढ़िया बनाए हैं आपने। सच में दीदी, बहुत टेस्टी है। ऐसा करो, मुझे 2 समोसे और 1 कप चाय और दे दीजिए। मेरी भूख बढ़ गई है आपके समोसे खाकर। जी जरूर। इस तरह से सास बहू के चाय समोसे के लोग धीरे धीरे दीवाने होने लगते हैं। 3 हफ्ते बीत जाते हैं। काम ठीक चल रहा था। तभी पायल की चचेरी बहन पाखी आकर कहती है, अरे पायल,
तू यहाँ चाय समोसे बेच रही है, सब ठीक तो है ना? नहीं, श्रवण जी मुझे छोड़कर चले गए, इसीलिए माँ जी और मैंने चाय समोसे का ठेला लगाया है। इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। कॉल कर देती यार। कैसे कॉल करती, सुध-बुध खो दी थी मैंने, वो तो माँ जी ने संभाला है मुझे। फिर भी आप दोनों यहाँ चाय समोसा बेचकर कितना निकाल लेते हो दिन का? मुश्किल से 1000 रुपए, इतने में आपका क्या होगा? तो बेटा क्या करे अब? मेरा एक दोस्त रेलवे स्टेशन में है, वहाँ पर काफी सारे लोग खाने पीने की चीज लगाते हैं, वो भी यात्रियों के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आप दोनों भी वहीं चाय समोसा बेचो। वहाँ सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी आपके चाय समोसे बिका करेंगे और वहाँ पर तो बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। ये तो बेटा तुमने 100% सही बात कही है, तो बात कर लो। मैं बात करके आपको बता देती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे मेरे साथ चाय समोसे तो खा ले बैठकर। इस तरह तीनों साथ बैठकर चाय समोसे खाते हैं कि अपने दोस्त से पायल और कमला के लिए स्टेशन पर चाय समोसे बेचने की बात कर लेती है, जिसके बाद दोनों को स्टेशन पर चाय समोसे बेचने का परमिट मिल जाता है और 2 दिन बाद से ही दोनों सास बहू स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान लगाकर चाय समोसे बेचने लगती हैं। माँ जी, ट्रेन आ गई, समोसे बना लिए हैं ना आपने? हाँ बहू। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, यात्रीगण भागते हुए पायल और कमला की दुकान पर आते हैं। सुनिए, जरा 6 कप चाय और 10 समोसे बांध दीजिए। अभी करते हैं बेटा। और सुनिए, 1 कप चाय दे दीजिए। सुनिए, समोसा भी खाकर देखिए, आपको गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगेगा। दे दीजिए। ये लो बेटा। देखते ही देखते पहले दिन ही स्टेशन पर सास बहू के समोसे के लिए लाइन लगने लगती है। अरे जल्दी कीजिए, ट्रेन छूटने वाली है। दे रहे हैं भैया, दे रहे हैं। सुबह से रात के 2 बजे तक सास बहू स्टेशन पर समोसे ही बेचती हैं और थक कर घर आकर कहती हैं, माँ जी, आज तो मैं बहुत थक गई। आज से पहले कभी लगातार इतनी चाय समोसे बना बना कर नहीं बेचे। हाँ बहू, आज तो मेरी टांगे बहुत दर्द कर रही हैं। सच में आज बहुत समोसे बिके हैं। चल जरा पैसे गिनते हैं। ये लीजिए, पानी पीजिए पहले आप। पानी पीकर दोनों सास बहू पैसों को गिनने लगती हैं, जिसके बाद पायल कहती है, 8, 9, 10, 11, 12। अरे माँ जी, एक दिन में पूरे 12,000 कमाए हैं हमने। अरे वाह बहू, हमने तो उस दिन से ज्यादा कमाई की है। तेरी वो बहन सही जगह लेकर आई है हमें। ऐसे ही दोनों सास बहू स्टेशन पर जाकर समोसे बेचने लगती हैं। एक दिन बारिश के कारण वो स्टेशन पर समय पर नहीं पहुंचती और रोजमर्रा के ट्रैवल करने वाले लोग दुकान पर इंतजार करते हैं। अरे ये क्या, इनकी दुकान बंद है अभी तक? वो आई क्यों नहीं? उनके चाय समोसे की वजह से मैं घर से नाश्ता नहीं करता। अब आज क्या होगा? हाँ, मैं सोच रही हूँ वो दोनों आंटी कब आएंगी और चाय समोसा देंगी। आज दुकान में बहुत लेट हो गया, जल्दी से दुकान खोल। अरे ये क्या, यहाँ तो लोगों की लाइन लगी हुई है। दुकान पर भीड़ देखकर दोनों सास बहू हैरान हो जाती हैं और जल्दी से चाय समोसे बनाकर देने लगती हैं। सुपर आंटी, आप आ गई, वरना मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे थे। पता है, मुझे आपके चाय समोसों की बहुत आदत हो गई है। माफ करना, ट्रैफिक और बारिश की वजह से समय लग गया। ये लीजिए आपकी चाय और समोसे। आहा, अब मेरे दिल को आया आपके चाय समोसे खाकर। बहुत देर से इंतजार कर रहा था। शुक्रिया बेटा, इतना प्यार देने के लिए। दिन पर दिन सास बहू फेमस हो रही थीं। उनके चाय समोसे हर ट्रेन में भिजवाए जाते थे। देखते ही देखते उन्होंने अपनी चाय समोसे की दुकान बड़ी कर ली, जिसके बाद एक ओनर ने उनके चाय समोसे की फ्रेंचाइजी लेकर हर जगह चाय समोसे बिकवाए। इससे उन सास बहू को बहुत फायदा हुआ। साथ ही अब वो घर बैठकर अपने चाय समोसों की ऑनलाइन ऑर्डर लेती थी, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंचाइजी शॉप पर बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर किया हुआ था। अब वो नए घर में बेहतर जिंदगी बिता रही थी। युगल के बाबूजी, जरा ये तस्वीर तो देखना। इनमें से अपने युगल के बगल में कौन सी लड़की जचेगी? अरे भाग्यवान, हमारा बेटा 7 समंदर पार बिलायत में बैठा है, पर तुम हो कि उसकी शादी के सपने सजा रही हो। पूरा हक है मुझे, आखिरकार माँ हूँ मैं उसकी। एक ही तो इकलौता बेटा है। बरसों से उसके ब्याह का सपना संजोए बैठी हूँ। इतने धूमधाम से करूंगी ना अपने युगल की शादी की पूरा गांव टुकुर टुकुर ताकते रह जाएगा। गंगा अपने पति वसुधर से बेटे की शादी का सपना साझा कर ही रही थी कि अचानक उसका बेटा युगल
अपनी विलायती पत्नी जिनी के साथ दहलीज पर दस्तक देता है। माँ, कहाँ हो? कहाँ हो माँ? देखो मैं आ गया। अरे ये तो अपने युगल की आवाज है। बरसों बाद बेटे की आवाज सुनकर गंगा के पांव जैसे जमीन पर नहीं ठहरते। वह दौड़ती हुई दरवाजे पर आती है और युगल के बगल में खड़ी विलायती बहू को देखकर दंग स्वर से कहती है, युगल, ये कौन है? माँ, ये जीनी है, मेरी बीवी और आपकी बहू। अरे 7 समुद्र पार जाकर सटी आ गया है क्या? ऐसे कैसे कोई भी उठाई गिरी गंगा की बहू बन जाएगी? मैं नहीं मानती इस गोरी मेम को अपनी बहू। अरे इसके रंग बिरंगे मटमैले बाल और इसकी सफेदी के शौकीन शरीर को देखकर साफ तरीके से पता चल रहा है कि ये विलायती है, भारतीय नहीं। अरे भगवान, इसमें बिलायत और भारत का गठजोड़ क्यों कर रही हो? और फिर हमारी बिलायती बहू में क्या खामी है? सर से पांव तक खुद को साड़ी में ढका है। बिलायत में होने के बावजूद उसकी आंखों में लोक लाज भी है। अब जिन्नी हमारे घर की लाज है। वसुंधरा और युगल की बातें गंगा की बात पर भारी पड़ जाती हैं और विलायती बहू कहती है, मॉम, मुझे एक मौका तो दीजिए प्रूफ करने का दैट आई एम द बेस्ट बहू। देख लो तुम दोनों बाप बेटे, ये बनेगी मेरी सर्वगुण संपन्न बहू। देखो कैसे अंग्रेजी छांट रही है। माँ जी, आपको मेरा इंग्लिश बोलना पसंद नहीं तो मैं हिंदी में बात करूंगी। जिन्हें आदर्श बहू बनकर घर की सब जिम्मेदारी बढ़ चढ़ कर संभाल लेती है। एक दिन, माँ जी, मैंने ऑलमोस्ट सब काम खत्म कर दिया है। मैं कुछ देर के लिए खेत खलिहान जा रही हूँ। थोड़ी देर में जिनी खेत खलिहान आ जाती है। सचमुच भारत देश अपने आप में अद्भुत है। आई लव इंडिया। ये नदी, नहर, खेत खलिहान, सब कुछ कितना सुंदर है। अचानक विलायती बहू की नजर एक बंजर खेत के बीचों बीच एक अधमरी गाय पर जाती है जो दर्द से गुहार लगा रही होती है। माँ, माँ। अरे ये गांव वाले कितने बेरहम हैं। ये बेजुबान गाय दर्द के मारे मचल रही है, बावजूद इसके कोई भी इसका दर्द नहीं बांट रहा। जिनी उस गाय को थोड़ा पानी पिलाकर उसे अपने संग घर ले आती है। गंगा उन्हें देखकर गुस्से में आग बबूला होकर कहती है, अरे ये किसकी गाय उठा लाई, मेरी बोडेम बिलायती बहू? माँ जी, ये गाय बहुत दर्द में थी। कोई भी इसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था, इसलिए मैं उसे अपने संग ले आई। एक तो तू मेरे बेटे को फांस कर 7 समंदर पार करके मेरे घर में बिन बुलाए बाराती की तरह मेरे घर घुस आई है, और अब एक और नया आफत उठा लाई। अरे मेरा घर कोई धर्मशाला या गौशाला नहीं, और इस गाय का गोबर चारे का जिम्मा कौन उठाएगा? माँ जी, मैं करूंगी। अरे मेरी विलायती बहू, ये गाय का गोबर चारा विलायती मशीन नहीं जिसका बटन दबाते गर्र से गर्मा गर्म चाय कॉफी मिल जाए। सास के ताने बाने सुनने के बावजूद भी विलायती बहू के इरादे टस से मस नहीं होते। वह पौ फटने के साथ जाकर भली भांति गाय का गोबर चारा करती थी। बदले में उसकी दुधारू गाय उसे खूब सारा दूध देती। कम समय में गाय और विलायती बहू एक दूजे के सुर ताल को समझने बूझने लगी थी। ये सब देखकर गंगा रोजाना जल भुनकर राख होती। फिर एक रात, बहुत याराना बन गया है इस बेजुबान गाय और मेरी विलायती बहू के बीच। चलो गौ माता, अब तुम्हारे दूजे देश जाने का वक्त हो चला है। गंगा उस गाय को खोलकर उसका खूंटा खींचतानी करते हुए जबरन उसको सीमा से दूर खदेड़ देती है। ओह, ये गाय तो बड़ी हठी थी। खैर, मेरी चाल तो पूरी हो गई। सुबह उठकर जब जिनी गौशाला में कदम धरती है तो गाय को वहां ना पाकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह बोलती है, माँ जी, बाबूजी, युगल कहाँ है सभी? जल्दी आइए। अरे क्या बात है मेरी विलायती बहू, भोर सवेर घर को मछली बाजार क्यों बना रखा है? जिन्नी बहू, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? दादी जी, मेरी गाय गौशाला से गायब है। जाने बेचारी भूखी प्यासी कहाँ भटक रही होगी। जिन्नी बहू, चिंता मत कर। माल जल अपना घर कभी नहीं भूलते। वो आ जाएगी, धीरज धर।
बेघर होने के बाद भूख से कुम्हलाई गाय एक चाय की दुकान के बाहर बिखरे कूड़े के ढेर के पास थसकरी मारकर बैठ जाती है और ग्लास में बचे कुचे चाय की बूंदों को चाटने लगती है और स्वाद के मारे उन ग्लास को निगल जाती है। वहीं दूजी ओर युगल और वसुधर को अपने कारोबार में बड़ा घाटा झेलना पड़ता है, जिसके बाद विलायती बहू का परिवार दाने दाने का मोहताज हो जाता है और वह कहती है, अगर आज हमारी गाय हमारे पास होती तो उसका दूध बेचकर काम चल जाता, मगर वह आज भी छीन गया है। ये सुन गंगा की आंखों में आंसुओं का मेला लग जाता है और वह खुद अपनी मुंह ज़बानी सारा सच कह देती है। सारा दोष मेरा ही है बहू, शायद मेरी ही भूल की सजा तुम तीनों को भी भोगना पड़ रहा है। अचानक गाय उनके घर में आ धमकती है, पगुराई करते हुए पूंछ हिलाने लगती है। माँ जी देखिए, हमारी गाय आ गई। मैंने हर दिन तेरी राह देखी थी, मेरी प्यारी गाय। फिर गाय आंखें तरेरती हुई दूध देने का इशारा करती है। बहू लगता है गाय दूध देने को बता रही है, बाल्टी ला। जिनी जल्दी से गाय के थन के नीचे बाल्टी लगाकर दूध दूहने लगती है, मगर दूध की बजाय बाल्टी चाय से लबालब भर जाती है। ये क्या है माँ जी? लगता है इतने दिन बाहर रहने से हमारी गाय बीमार हो गई है। जाने दूध की जगह क्या दे रही है? अरे बहू, हमारी गाय चाय देने वाली में बदल गई है। अगर हम अपने गाय की चाय को बाजार में बेचे तो कैसा रहेगा? ख्याल तो बढ़िया है। इसी के साथ विलायती बहू का पूरा परिवार गाय और उसके दिए चाय से भरी बाल्टी को लेकर बाजार के एक नुक्कड़ पर खड़े हो जाते हैं। अरे आओ आओ प्यारे भाइयों और बहनों, और पियो डायरेक्ट गाय की चाय। गाय की चाय? अरे रमणीक, सुना तूने? इनकी गाय के थन से दूध की बजाय चाय निकलती है। और फिर तो हमें भी इस बिलायती बहू के गाय की चाय की चुस्की का लुत्फ लेना चाहिए। जरा 2 प्याली चाय पिलाना। जैसे ही दोनों दोस्त गाय के थन से निकले चाय की पहली चुस्की लेते हैं, उनके मुंह से विलायती बहू के गाय की चाय की बड़ाई निकल जाती है। अरे ये चाय तो एकदम अमृत का स्वाद दे रहा है। हाँ, इतनी जायकेदार चाय आज से पहले कभी नहीं पी। इस तरह एक के बाद एक करके गाय के थन से निकले चाय के लिए बड़ी भीड़ जुट जाती है। विलायती बहू और उसका पूरा परिवार सुबह से शाम तक चाय बेचते हैं। 2 दिन के भीतर ही फीकी सर्द लहरें जबरदस्त जाड़े में बदल जाती हैं। इस बीच लोग गाय की चाय की मांग बढ़ चढ़कर करने लगते हैं, जिसके चलते अल्प समय में ही उनके पास एक बड़ी रकम जुड़ गई। माँ जी देखिए, ये सारा धन हमारे गाय के थन का मूल है। अगर ये हमें दूध की जगह चाय नहीं देती तो आज हम लोगों को चाय पिलाने की बजाय किसी मंदिर या फुटपाथ पर हाथ पसारे बैठे होते। बहू तूने एकदम सच कहा है, मगर बहू मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने ही तेरी प्यारी गाय को घर से खदेड़ कर बाहर फेंका था। मैंने इस गाय के साथ इतना गलत किया, फिर भी इस गाय ने हमारी मदद की। मुझे माफ कर दो मेरी विलायती बहू की प्यारी गाय। और इसमें एक अहम योगदान मेरी विलायती बहू का है। 7 समंदर पार होने के बावजूद मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। आखिर बहू किसकी है? इस तरह विलायती बहू की गाय की चाय के चलते ना सिर्फ उनके भले दिन फिर आते हैं, बल्कि जिनी को भी उसकी सास गंगा खुश मन से स्वीकार कर लेती है। और विलायती बहू की गाय आज भी अपने धन से उसे चाय देकर उनके जीविकोपार्जन का जरिया बनी हुई है। धवलगढ़ गांव में रहने वाली फूलन के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी। फूलन सारा दिन आंखें गड़ाए उस सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सिलती थी। बदले में जो दाम मिलता उसी से घर का दाना पानी चलता था। उसके पति दामोदर का ना तो घर की जिम्मेदारी से कोई वास्ता था, ना तो नौकरी से नाता। दामोदर सारा दिन दारू के नशे में डूबा रहता है। उसकी ये बुरी लत उसकी जान की दुश्मन बन बैठी और आखिरकार उसका देहांत हो गया। कुछ समय बाद फूलन को भी बीमारी के बिछौने ने अपनी चपेटे में ले लिया। बीमारी से लड़ते हुए आखिर में वो जिंदगी की जंग हार गई, जिसकी वजह से उसके दोनों बच्चे बचपन में ही अनाथ हो गए। और 10 साल का चिंटू कहता है, माँ उठो ना, आंखें खोलो ना, आपके चिंटू को चिंता हो रही है। दीदी, माँ को क्या हुआ है? वो कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ हमें छोड़कर चली गई चिंटू, वो अब कभी नहीं लौटेगी। अब हम दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है।
पहले बाबूजी भगवान जी के घर चले गए और अब माँ हम दोनों भाई बहन को रोता बिलखता हुआ अनाथ छोड़ गई। ऐसा कहकर अनाथ चिंटू फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी सिसकियां सर्दी की हवाओं में घुल जाती हैं। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और सर्दियां बढ़ चढ़कर शिखर पर पहुंच जाती है। उसी बीच चिंटू अपनी बड़ी बहन से कहता है, सलोनी दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अपने भाई को भूख से तड़पते देखकर 12 साल की सलोनी की आग भर आती है। क्या खिलाऊं मैं अपने भाई को? घर में तो अन्न का एक दाना नहीं। कैसी बेबस बहन हूँ मैं। मेरा भाई भूख से बिलख रहा है और मैं हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही। सलोनी रसोई घर में रखे राशन के टूटे फूटे डिब्बों को टटोलने लगती है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी सर्दी की भीषण भयंकर सर्द हवाएं उन बेसहारा बच्चों से छत भी छीन लेती है। मड़ई के तिनके सरकने के कारण सर्दी की लहर उनके घर में घुसने लगती है, जिस कारण दोनों भाई बहन ठंड से ठिठुरने लगते हैं। दीदी दीदी मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, स्वेटर दो ना। हे भगवान, आखिर क्यों हम दोनों भाई बहन पर इस कदर कहर ढा रहे हो? ना हमारे पास खाने को एक कौर है, ना इस ठंड के कोहरे से बचाव के लिए एक कंबल है। कोई चारा न बचने पर सलोनी चौकी पर पड़े फटे चिथड़े चादर से अपने भाई को ढककर कहती है, चिंटू मेरी गोद में सरक कर सो जा, इससे तुझे सर्दी से गर्माहट मिलेगी। चिंटू को मिले बड़ी बहन की देखरेख के कारण उसका थरथराना तो थम जाता है, मगर वो बेसहारा बहन रात भर जाकर जाड़े के कहर को काटती है। तभी तकरीबन 3 बजे वो ऊँघती हुई नींद के आगोश में चली जाती है और उसे उसकी माँ दिखाई देती है। माँ, आप क्या सचमुच आप मेरी आंखों के सामने हैं? जानती हूँ माँ, आपके जाने के बाद मैं और चिंटू हर रात भूखे प्यासे किस तरह ठंड का कहर भोगते हैं। मैं जानती हूँ सलोनी, इसीलिए मैं तुम दोनों की भूख और इस सर्दी का समाधान लेकर आई हूँ। तुम अक्सर पूछती थी ना कि हमारे घर में छोटा किवाड़ क्यों है? हाँ, मगर आपने कभी उस किवाड़ के बारे में नहीं बताया। सलोनी, वो किवाड़ एक तहखाने का खुफिया द्वार है। उस तहखाने में तुम्हें 3 जादुई सिलाई मशीन है, वो मिलेंगी जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेंगी। मगर कैसे माँ? इस मंत्र से, ए मेरे सिलाई मशीन बन जा जादुई जिन्न, मेरी जरूरत पूरा कर। जादुई 3 सिलाई मशीन का पुख्ता प्रमाण बताकर फुलवा की छवि धुंधली हो जाती है और पंछियों की सुगबुगाहट के साथ सलोनी की आंख खुलती है। माँ कहा करती थी कि पाँव फटने की पहली किरण के पहर देखा गया सपना सच होता है। मुझे तीनों जादुई सिलाई मशीन को तलाशना होगा। सलोनी अपनी माँ के कहे अनुसार उस किवाड़ के भीतर तहखाने में आती है। इस तहखाने में सब कुछ कितना उजाड़ पड़ा है। अरे ये चमकती चीज क्या है? 3 सिलाई मशीन, जरूर यही वो तीनों सिलाई मशीन होंगी जो जादुई है। सलोनी तीनों जादुई सिलाई मशीन को तहखाने से निकाल कर बाहर लाती है और कहती है, इस तीनों सिलाई मशीन में तो जंग लग चुका है, फिर ये जादुई कैसे हो सकता है? मगर मुझे एक प्रयास करना चाहिए। मेरी सिलाई मशीन बनकर जादुई जिन, मेरी जरूरत पूरा कर। सलोनी का शब्द खत्म होते ही तीनों सिलाई मशीन चमकती दमकती सुनहरी चमक से भरकर जादुई सिलाई मशीन बन जाती है। जिसके बाद पहली जादुई सिलाई मशीन खूब सारा खाना, दूसरी सिलाई मशीन खरे सोने का सिक्का और तीसरी सिलाई मशीन तेजी से रंग बिरंगे कपड़े सिलने लगती है। ये देखकर सलोनी कहती है, ये तीनों तो सचमुच में जादुई सिलाई मशीन है। खाने की मनमोहक खुशबू से मांद कर चिंटू जाग जाता है। अरे वाह दीदी, इतना सारा खाना देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चिंटू, ये सब कुछ इन तीनों जादुई सिलाई मशीन की देन है। चल जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाते हैं। कई दिनों के भूखे भाई बहन खाने पर टूट पड़ते हैं। मजा आ गया, कितने दिनों बाद इतना मजेदार खाना मिला है। शुक्रिया दीदी। शुक्रगुजार मेरा नहीं, बल्कि उस जादुई सिलाई मशीन का करो चिंटू, जिसकी बदौलत हम भाई बहन को इतना लाजवाब खाना नसीब हुआ है। तुम तीनों जादुई सिलाई मशीन का
तहे दिल से शुक्रिया। दोनों भाई बहन भरपेट खाना खाकर खुश हो जाते हैं। देखते ही देखते सांझ की बेला बीत जाती है, जिसके साथ ठंड गर्दिश बनकर उनके टूटी फूटी गुमटी को घेर लेती है और दोनों भाई बहन ठंड से ठिठुरते हुए दांत किटकिटाने लगते हैं। ये कोहरा तो हमारे घर को घेरे हुए है। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए ना तो शॉल है ना ही स्वेटर। पर जादुई 3 सिलाई मशीन तो है दीदी। हाँ चिंटू, अब ये जादुई सिलाई मशीन ही जाड़े की मार से हम भाई बहन का बचाव करेंगी। मेरी सुनहरे सिलाई मशीन बनकर जादुई जिन मेरी जरूरत पूरी कर, मुझे स्वेटर चाहिए। एक बार फिर तीसरी जादुई सिलाई मशीन सुनहरे रंग के सांचे में ढल जाता है और उस मशीन से सर्दी के स्वेटर का ढेर लग जाता है। इन सुंदर स्वेटर के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। तीसरी जादुई सिलाई मशीन, ये लो चिंटू, तुम ये स्वेटर पहन लो। दोनों भाई बहन स्वेटर पहन लेते हैं। जादुई तीनों सिलाई मशीन के जरिए उनके घर की हर कमी घटी दूर हो जाती है। जब उन्हें भूख लगती तो पहली जादुई सिलाई मशीन उनके कहते ही 56 भोग परोस देती और दूसरी मशीन उनके बिन कहे सोने के सिक्के देती और तीसरी सिलाई मशीन उन्हें कपड़े देती। एक दिन दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं। दीदी, इन तीनों जादुई सिलाई मशीन के सारे हमारे दुख तो दूर हो गए, मगर जाने कितने बेसहारा बूढ़े बच्चे ठिठुरते हुए इस भयंकर सर्दी और कोहरे का कहर काटते हैं। हमें उनकी सहायता करनी। हाँ चिंटू, तुम सही कह रहे हो। दोनों भाई बहन तीनों जादुई सिलाई मशीन के सामने खड़े होकर ऊंची पुकार से कहते हैं, मेरे सुनहरी जादुई मशीन बनकर जादुई जीन मेरी जरूरत पूरी कर। उनके इतना कहते ही तीनों जादुई सिलाई मशीन सुनहरे तेज से भरकर उन्हें तरह तरह का खाना, सोने के सिक्के और सर्दी के स्वेटर देता है, जिसे लेकर वो दोनों गरीब राहगीरों की मदद के लिए निकल जाते हैं, जहां उन्हें फुटपाथ पर सोया एक बूढ़ा दिखता है। काका, आप तो ठंड से ठिठुर रहे हैं, आपके पास कोई कंबल नहीं? अरे बच्चों, जिस भूखे भिखारी के खाने को दाना नहीं, वो कंबल कहाँ से लाएगा? ये जाड़ा तो हर बरस हम जैसे जाने कितने गरीबों की जान ले लेता है। लगता है शायद आज रात मुझ बूढ़े की बारी है मौत का कौर होने की। ऐसा न कहो काका, ये आप रखो, इसमें खाना है और सर्दी के स्वेटर भी। और ये सारे सोने के सिक्के भी आप रखो। अब आपको फुटपाथ पर रहकर सर्दी की मार झेलने की जरूरत नहीं। बाबा, हमने गरीबी को बहुत करीबी से देखा है। हम जानते हैं कि एक गरीब इंसान की 3 जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब आपकी तीनों जरूरत, रोटी, कपड़ा और मकान, मुमकिन हो जाएंगी। जुग जुग जियो बच्चों, इस घनघोर सर्दी के सुखड़े सफर में तुम बच्चे मुझ गरीब का गढ़ ठहरे हो। इस तरह वो दोनों बच्चे अपनी 3 जादुई सिलाई मशीन से बेसहारा गरीब गणों की मदद करके सिलाई मशीन का सदुपयोग किया करते थे।